हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, तो जो अभी तक हमने करंट के बारे में पढ़ा था बेसिकली वो क्या था। हम करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट बोलते हैं तो ये अलग से अल्टरनेटिंग वर्ड कहाँ से है, अल्टरनेटिंग करंट क्यों? ठीक है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। अब जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमको एक करंट मिलेगा। ठीक है, अब वो करंट दो तरह का हो सकता है, जैसे इस ग्राफ से समझ, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ, सपोज ये टी इक्वल्स टू जीरो है और टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमको करंट मिलना शुरू हुआ। ठीक है, जो कि सपोज इट इज़ 2 एम्पियर और अब हमें कॉन्स्टेंटली करंट मिल रहा है, कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। अब हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रोक दिया तो एकदम से करंट क्या हो जाएगा? जीरो। ये सपोज 4 सेकेंड। अब सपोज एट टी इक्वल्स टू 6 हमने दोबारा से अप्लाई किया और हमको दोबारा से करंट मिलना शुरू हुआ तो फिर एक हो जाएगा। तो इस केस में हम जो देख पा रहे हैं वो क्या हो रहा है कि या तो हमें करंट मिल रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू 2 एम्पियर का, या नहीं मिल रहा है, जीरो है। ठीक है, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट करंट, या फिर इसका जो एक नाम है वो है डायरेक्ट करंट। ठीक है, क्या नाम है? डायरेक्ट करंट। इसको इधर नाम देते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। और इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में डीसी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी डीसी लिखा होगा समझ जाना डायरेक्ट करंट है। और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो आज हम पढ़ेंगे। इसको ग्राफ से भी इसको भी एक बार ग्राफ से समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल कंटिन्यूसली चेंज एंड ऑल्सो इन पीरियडिक मैनर, या फिर पीरियडिकली इन डायरेक्शन। मतलब ये आइदर तो साइन ग्राफ को फॉलो करता है या फिर कोसाइन वाले को। ठीक है, ये ऐसे ये कंटिन्यूसली चेंज होगी। ठीक है, एक बार पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव हो गया, एक बार निगेटिव रहेगी, फिर पॉजिटिव रहेगी, फिर दोबारा से आगे ऐसे निगेटिव आ जाएगी, फिर पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अगर इसको यहाँ से शुरू कर देंगे तो यानी कि ऐसा सपोज ऐसा मान लीजिए, तो ये कोस वाला होता है। ठीक है, तो दोनों में रहती है, कोस वाला भी एक बार बना लेते हैं, तो ये ऐसा ग्राफ भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसको नाम लिख देते हैं अभी, अल्टरनेटिंग करंट। इसको क्या बोलते हैं? जैसे इसको डीसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये हमने देख लिया कि डीसी किसे कहते हैं, एसी किसे कहते हैं। अब आज की वीडियो में हम एसी के बारे में सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, डीसी को के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट है, वो हमने समझा है कि या तो साइन ग्राफ से पता रिप्रेजेंट होता है, ये साइन ग्राफ है, ये कोसाइन ग्राफ है। तो इनकी इक्वेशंस क्या बननी चाहिए? इसकी बनेगी आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। और अगर इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है तो इसकी बनेगी आई इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी। इसमें अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम सारी चीजें इसका एक एक टर्मिनोलॉजी इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन पहले ले लेते हैं, उसको समझते हैं। सपोज ये ले लेते हैं पहले, इसको समझते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन है, ये इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आई क्या है? आई वो करंट है, मतलब आई को अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज में समझना चाहिए तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, आई लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ आई एट टाइम टी। यानी कि आप अगर किसी भी पॉइंट का करंट पूछें, सपोज हम बात करें कि यहाँ पे कितना करंट होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है आई की, ये इधर आई है ना, ये आई है, ये टी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये आई को रिप्रेजेंट करेगी, ये टी को। एट दिस पॉइंट उसको बोलेंगे आई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि उस समय कितनी वैल्यू होगी करंट की, वो ये वाला आई रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, आई नोट क्या है फिर? जो ये ग्राफ है इसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है आई की, पीक वैल्यू है, उसको बोलते हैं आई नोट। ठीक है, इसको लिख लीजिए पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू। अब दो चीज़ें बची, क्या? ओमेगा और टी। ठीक है, टी तो हम सबको पता है टाइम है। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा को आपने पढ़ा तो बहुत बार पहले भी होगा, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी होता है, आप लोगों को याद होगा, आई होप सो, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से कोई किसी क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना पूछ के नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलेगी, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकलेगी ओनली 1/t। ठीक है, अब ये टी क्या है? ये टी है टाइम पीरियड, इसको ध्यान समझिएगा, टी इज अ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड किसे बोलते हैं? कि एक पीक से नेक्स्ट पॉजिटिव पीक या फिर निगेटिव पीक से नेक्स्ट निगेटिव पीक का जो टाइम होगा, यानी कि एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है,
तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब एक दो इसके पॉइंट समझ लेते हैं, एक बार ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे दोबारा से। अच्छा ये ग्राफ है जैसे, ठीक है, तो एक टर्म होता है इसमें पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है, क्या होता है पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। अब एक पीक ये है और अनदर ये है, तो पीक टू पीक वैल्यू कितनी हुई, इतनी हुई, ठीक है। अब ये क्या थी, इतनी क्या थी, ये आई नोट थी, और ये भी क्या है आई नोट है इन अनदर डायरेक्शन, ठीक है। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी 2 आई नोट, ठीक है। इसको सिंपली याद रखेंगे। ये एक दो चीज़ें हैं जो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसको स्पेशली याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, F=1/t यानी कि टाइम पीरियड, ये सबको ही पता है। इसकी यूनिट क्या होती है, साइकिल पर सेकंड, या खाली सेकंड इनवर्स भी लिख देते हैं इसको, या फिर अनदर यूनिट इज हर्ट्ज, HZ लिख देते हैं, ठीक है। ये इसकी यूनिट होंगी। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है कि इंडिया में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन जाता है। और जो वोल्टेज यूज़ करते हैं, इस सप्लाई वोल्टेज यूज़ करते हैं इसके लिए, वो होती है 220 वोल्ट, जबकि USA में पावर सप्लाई यूज़ होती है 60 हर्ट्ज पे, ठीक है। और जो वोल्टेज है वो होंगी 110 वोल्ट, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अच्छा जो एक कंडीशन है ये चेक करने की कि क्या ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है, वो क्या है कि वो जो ग्राफ है एक तो कंटिन्यूसली अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा हो, ठीक है, और उसकी एक साइकिल मतलब उसकी हाफ साइकिल पॉजिटिव हो, जैसे ये हाफ साइकिल पॉजिटिव है और उससे अगली हाफ साइकिल निगेटिव हो, यानी कि अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो भी ये अल्टरनेटिंग नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज तो कर रहा है बट पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, अल्टरनेटिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको समझते हैं एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू को। इसको एक बार विजुलाइज करते हैं थोड़ा सा। सपोज हमारे पास एक AC सप्लाई है, ठीक है, उसने हमें एक करंट दिया, तो एवरेज वैल्यू का मतलब ये होगा, सीधा सीधा अगर बात करें कि जैसे सपोज करिए इसकी पीक वैल्यू है 10 एम्पियर, ठीक है, तो इसकी जब एवरेज निकालेंगे तो कुछ और आएगी। अभी थोड़ा सा सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन को मान लेते हैं, इसकी हाफ में आएगी 5, ये इसकी एवरेज आएगी सपोज करिए, ठीक है, 5 एम्पियर। तो एवरेज वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर हम 5 एम्पियर का DC प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 5 एम्पियर का DC एक प्रोवाइड करेंगे सेम टाइम के लिए, मान लीजिए ये जो है सर्किट t=10 सेकेंड के लिए ऑन रहा, ठीक है, यहाँ पे हमने 10 सेकेंड के लिए DC अप्लाई की, ठीक है। इसकी पीक वैल्यू 10 एम्पियर है, मतलब 10 एम्पियर एम्पलीट्यूड पे फ्लक्चुएट कर रहा है ये, तो एवरेज इसकी 5 आई थी। तो अगर इतने ही एम्पियर का हम एक DC प्रोवाइड करते हैं तो दोनों जो हैं सर्किट को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जिस सर्किट में भी ये लगे होंगे उसको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कराएंगे अगर टाइम भी सेम होगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन एक बार लिख देते हैं जो आई होगा। अच्छा एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए पहले क्या लिखते हैं, टोटल करंट IDT, और इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से T/2, ये T/2 क्यों किया अभी बताता हूँ। नीचे क्या आएगा 0 to T/2 dt यानी कि टाइम। ये T/2 इसलिए किया क्योंकि T/2 ये पॉजिटिव है, सपोज पॉजिटिव का एवरेज ये आएगा, अगर इसको 0 to T कर लेते तो ये यहाँ तक आता और इसका एवरेज तो ऑब्वियसली 0 आएगा ना, क्योंकि आधी पॉजिटिव साइकिल है आधी निगेटिव साइकिल है, इसलिए हाफ पॉजिटिव साइकिल का निकाल लेते हैं, जो भी आएगा वैसे ही हाफ निगेटिव का भी उतना ही आएगा विद निगेटिव साइड, ठीक है। अब इसमें आगे वैल्यू रखोगे आप लोग, आई की वैल्यू वही जो हम पहले लिखी थी, I=I0 sin ω t या फिर cos ω t, और जब इसे सोल्व करेंगे, इसको खुद सोल्व कर लेना इंटीग्रेशन को, तो आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2I0/π, ठीक है। अब अगर निगेटिव साइकिल की कोई पूछता है तो वो विद निगेटिव साइन आ जाएगी 2I0/π, और अगर कोई फुल साइकिल की पूछता है फॉर फुल साइकिल ये क्या हो जाएगी वैल्यू 0, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे 0 आ जाएगी। इसका नाम भी बहुत बार आपने सुना ही होगा, RMS वैल्यू बोलते हैं इसको, रूट मीन। अच्छा जैसे एवरेज वैल्यू समझे थे आपकी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देगा, तो ऐसे ही जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है RMS वैल्यू, वो होती है जैसे अगर हमने एक सर्किट ये निकाला हमने, इसकी जो RMS वैल्यू निकालेंगे हम, जो भी RMS वैल्यू आएगी वो होगी अगर हम उस वैल्यू का DC प्रोवाइड करते हैं, जैसे पहले की तरह एज्यूम करते हैं कि 7 एम्पियर है और इसकी RMS वैल्यू कुछ भी आई, जैसे मान लेते हैं 5.3 आई,
तो अगर हम 5.3 का DC देते हैं तो सेम हीटिंग इफेक्ट देगा, सेम हीट प्रोड्यूस करेगा सेम पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। उसका भी एक बार डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, IRMS, ठीक है। इसका निकालने के लिए उल्टा चलेंगे, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करेंगे करंट का, फिर उसका मीन निकालेंगे। तो आई स्क्वायर का मीन कैसे होगा, जैसे पहले निकाला था, याद होगा, 0 to T dt अपॉन 0 to T dt। अच्छा, अब 0 to T क्यों लिया, ये ध्यान रखिए, क्योंकि अब स्क्वायर कर दिया है करंट का। अब जब करंट का स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव निगेटिव साइकिल नहीं बची है, ठीक है। ये समझते होगे, निगेटिव का भी स्क्वायर और पॉजिटिव का भी, यानी कि 2 का और -2 का दोनों का स्क्वायर 4 ही होता है ना। तो वैसे ही आई स्क्वायर में अब T/2 लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ, पहले स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला, अब रूट लगा देंगे इस सारे का, ठीक है। ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो IRMS वैल्यू आ जाएगी, आई की जगह वही रखेंगे, I0 sin ओमेगा टी, तो IRMS वैल्यू आ जाएगी I0/2। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो इस पूरे अल्टरनेटिंग करंट का जो छोटा सा चैप्टर है, इसमें जो हमें चीज़ें मिली वो क्या क्या हैं, उसको एक बार छोटे से में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन एक तो I0 sin ओमेगा टी, या फिर I = I0 cos ओमेगा टी। दूसरा I एवरेज मिला 2I0/π। तीसरा IRMS मिला I0/√2, ठीक है। इतना ही बहुत है छोटे छोटे क्वेश्चन करने के लिए, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे थोड़ा ऐसा लिखा मिलेगा तो घबरा मत जाना, जैसे बहुत जगह ऐसे लिख देंगे, RMS = पीक वैल्यू अपॉन √2। अच्छा, ये क्यों है, RMS यानी कि IRMS पीक वैल्यू, I0 को पीक वैल्यू बोलते हैं, और √2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अल्टरनेटिव करंट के बारे में था। इससे अगली वीडियो में हम इसके छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, जब तक आप इसको एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।